क्या ये मुमकिन है कि जो इंसान हमारी सबसे ज्यादा तारीफ करता है या जो हमारी हर बात से सहमत होता है वही मनोवैज्ञानिक रूप से हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा हो? मतलब जब हम डार्क साइकोलॉजी या माइंड गेम्स के बारे में सुनते हैं ना, तो दिमाग में एकदम से किसी हॉलीवुड फिल्म के चालाक विलन की तस्वीर बन जाती है। हाँ बिल्कुल, कोई ऐसा जो किसी अंधेरे कमरे में बैठकर साजिश रच रहा हो। एग्जैक्टली लेकिन आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में हम जो रिसर्च और मनोवैज्ञानिक दस्तावेज खंगाल रहे हैं वो कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। सच तो यह है कि सबसे बड़े भावनात्मक खतरे अक्सर सबसे मासूम चेहरों के पीछे छिपे होते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा करीब से समझते हैं। आज हम इन्हीं छिपे हुए पैटर्न्स को डिकोड कर रहे हैं जो देखने में तो बिल्कुल आम लगते हैं लेकिन असल में हमारे दिमाग को हैक कर रहे होते हैं। और पता है यहाँ सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है? वो ये है कि भौतिक दुनिया में खतरे हमें साफ दिखते हैं। जैसे अगर सड़क पर कोई बड़ा गड्ढा है तो इंसान उसे देखकर अपना रास्ता बदल लेता है। हाँ वो तो है। लेकिन इंसानी भावनाओं की दुनिया ना पूरी तरह से धुंधली है। और आज के इस समय में जहां हम इतनी सारी सूचनाओं के बीच जी रहे हैं, हर दिन ढेरों नए लोगों से जुड़ते हैं, तो ये विषय और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। मतलब ये जानकारी होना तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इस आधुनिक दुनिया में भावनात्मक हेरफेर को पहचानना एक बुनियादी स्किल बन गया है। हमारा दिमाग कुदरती तौर पर चीजों को आसान बनाना चाहता है और डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले लोग दिमाग की इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं ताकि कोई भी अनजाने में उनके बिछाए जाल में फंस जाए। और शायद इसीलिए आज की इस चर्चा में हम उन 3 खास पर्सनालिटी टाइप्स या व्यक्तित्वों की परतों को उधेड़ने वाले हैं जो सतह पर देखने में बिल्कुल हानि रहित लगते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस व्यक्तित्व की बात करते हैं जिसे दस्तावेजों में द कोकेट कहा गया है। द कोकेट। हाँ, सुनने में नाम थोड़ा रहस्यमयी लगता है लेकिन इसका जो काम करने का तरीका है उसे हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर यानी गर्म और सर्द व्यवहार कहा जाता है। ये बहुत ही आम पैटर्न है। बिल्कुल। मतलब एक दिन तो वो इंसान ऐसे दिखाएगा जैसे दुनिया में उससे जरूरी कोई है ही नहीं, लगातार मैसेजेस करना, बहुत ज्यादा परवाह दिखाना, और फिर अचानक से बिना किसी वजह के एक गहरी और रहस्यमयी दूरी बना लेना। ऐसा लगता है जैसे किसी ने अचानक कोई स्विच ऑफ कर दिया हो। और ये जो हॉट एंड कोल्ड पैटर्न है ना, ये मनोविज्ञान की दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हेरफेर की तकनीकों में गिना जाता है। अगर हम इसके पीछे के विज्ञान को देखें तो ये सीधा हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम यानी इनाम पाने वाली प्रणाली से जुड़ा है। अच्छा, तो ये डोपामाइन वाला खेल है। सही पकड़ा। जब शुरुआत में किसी से बहुत ज्यादा अटेंशन और तारीफ मिलती है तो हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। दिमाग को उस खुशी के एहसास की लत लग जाती है। लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता है जब वो अटेंशन अचानक से वापस ले ली जाती है। दिमाग पूरी तरह से असमंजस में पड़ जाता है कि अरे जो खुशी कल तक मिल रही थी वो आज कहाँ गायब हो गई। इसे समझने के लिए मेरे दिमाग में ना एक बहुत ही सटीक एनालॉजी आ रही है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी इंसान के हाथ में एक बेहद दिलचस्प किताब हो। अच्छा। हाँ, मतलब कहानी एकदम उस रोमांचक मोड़ पर हो जहां ये जानना सबसे जरूरी हो कि आगे क्या होगा, और तभी अचानक कोई वो किताब उसके हाथ से छीन ले। अब हाथ में किताब तो है नहीं, लेकिन दिमाग बिना चाहे भी उसी अधूरी कहानी में अटका रहता है। इंसान अपने काम कर रहा होता है लेकिन बैकग्राउंड में बस यही चलता रहता है कि आखिर उस कहानी का अंत क्या था। वाह, बहुत ही शानदार तुलना है ये। और अगर हम इसे मनोविज्ञान के थोड़े और गहरे स्तर पे जाकर देखें तो इसे इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहते हैं। मतलब रुक रुक कर मिलने वाला इनाम। बिल्कुल। ये एकदम एक जुआरी की मानसिकता या कैसीनो में रखी स्लॉट मशीन की तरह काम करता है। अच्छा। अब सोचिए, कैसीनो में इंसान बार बार मशीन का हैंडल क्यों खींचता है? क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि इनाम कब मिलेगा। एग्जैक्टली। अगर मशीन हर बार इनाम दे तो रोमांच खत्म हो जाएगा, और अगर कभी इनाम ना दे तो इंसान खेलना ही छोड़ देगा। ये जो अनिश्चितता है ना कि पता नहीं अगली बार प्यार मिलेगा या अनदेखी, यही वो चीज है जो इंसान को उस व्यक्ति से बांध कर रखती है। हमारा दिमाग इस अनुपलब्धता पर इस कदर रिएक्ट करता है कि वो उस इंसान को असल अहमियत से कहीं ज्यादा महत्व देने लगता है। मतलब इंसान का दिमाग खुद ही उस व्यक्ति की कमियों को नजरअंदाज करके उसे एक ऊंचे पायदान पर बिठा देता है, और शायद इसी वजह से व्यक्ति बार बार अपना फोन चेक करता है या ये सोचने लगता है कि क्या उससे खुद ही कोई गलती हो गई। वो उस अटेंशन को वापस पाने के लिए खुद को ही बदलने की कोशिश में लग जाता है। हाँ, यही होता है अक्सर। लेकिन यहाँ एक पेंच है। क्या इस तरह का हॉट एंड कोल्ड व्यवहार हमेशा जानबूझकर किसी साजिश के तहत किया जाता है? मुझे तो लगता है कि कई बार लोग खुद अपनी जिंदगी में इतने उलझे या कंफ्यूज होते हैं कि वे अनजाने में ऐसा कर बैठते हैं। ये एक बहुत ही जायज बिंदु है, और मनोविज्ञान भी इस बात को मानता है कि हॉट एंड कोल्ड व्यवहार करने वाला हर इंसान कोई मास्टरमाइंड या विलन नहीं होता।
कई लोगों के लिए ये उनके खुद के भावनात्मक डर का नतीजा हो सकता है। वो नजदीकियों से घबराते हैं, इसलिए पास आते हैं और फिर डर कर दूर भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा मायने रखती है वो उनका इरादा नहीं बल्कि उसका असर है। हाँ, असर तो वही होगा। बिल्कुल, चाहे ये जानबूझकर किया गया हो या अनजाने में, सामने वाले इंसान पर इसका असर हमेशा विनाशकारी ही होता है। ये व्यवहार एक इंसान को मानसिक रूप से अस्थिर कर देता है और एक गहरी भावनात्मक निर्भरता पैदा करता है। यही द कॉकेट की ताकत है, वो इंसान की मानसिक ऊर्जा को पूरी तरह से सोख लेते हैं। द कॉकवेट की चाल तो फिर भी एक समय के बाद समझ आ सकती है, क्योंकि उसमें एक पैटर्न है, कभी पास आना, कभी दूर जाना। इंसान शायद थक कर उससे बाहर निकलने की सोच भी ले। सही कहा। लेकिन क्या हो जब कोई इंसान कोई चाल ही न चले, जो अपनी सादगी और मासूमियत को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना ले? हमारी रिसर्च जिस दूसरे व्यक्तित्व की बात करती है वो बिल्कुल यही करता है। इसे दस्तावेजों में द नेचुरल का नाम दिया गया है। हाँ, द नेचुरल। ये व्यक्तित्व पहले वाले से बिल्कुल विपरीत दिशा में काम करता है। जहां तक कॉकेट एक भावनात्मक उथल-पुथल पैदा करता है, वहीं द नेचुरल एक ठहराव और पूर्ण सुरक्षा का भ्रम पैदा करता है। इसे समझना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि इसमें कोई आक्रामकता नहीं होती। बिल्कुल। रिसर्च के पन्नों में जो छवि उभरती है वो बहुत ही साधारण है। ये लोग देखने में बिल्कुल हानि रहित लगते हैं। इनकी आवाज बहुत नरम होती है, व्यवहार में एक अजीब सी शांति होती है। जब कोई पहली बार इनसे मिलता है ना, तो दिमाग तुरंत ये फैसला सुना देता है कि ये इंसान तो किसी का बुरा सोच ही नहीं सकता। इनके आसपास एक ऐसा माहौल होता है जो इंसान को अपनी सारी गुप्त बातें शेयर करने पर मजबूर कर देता है, और इसी सहजता के कारण लोग इन पर बहुत गहरा भरोसा कर लेते हैं। इसे अगर हम विज्ञान के चश्मे से देखें तो मनोविज्ञान में से हेलो इफेक्ट या प्रभामंडल प्रभाव कहा जाता है। हमारा जो इंसानी दिमाग है ना, वो बहुत ही आलसी होता है। अच्छा। हाँ, वो हर समय हर नई चीज का गहराई से विश्लेषण नहीं करना चाहता, इसलिए वो मेंटल शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करता है। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो बाहरी तौर पर मासूम या शांत दिखता है, तो हमारा दिमाग तुरंत ये शॉर्टकट लेता है कि अगर ये बाहर से इतना अच्छा है तो इसके इरादे भी अच्छे होंगे। ये तो काफी खतरनाक है। और यहीं पर सबसे बड़ा खेल होता है। हमारे दिमाग का अमिगडाला, जो खतरे को भांपने वाला अलार्म सिस्टम है, वो द नेचुरल की मासूमियत देखकर पूरी तरह से शांत हो जाता है। वो कोई चेतावनी ही नहीं देता। लेकिन एक मिनट, यहाँ मेरे मन में एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल उठता है। पूछिए। क्या हर शांत और नर्म स्वभाव वाले इंसान पर शक किया जाना चाहिए? मेरा मतलब है, अगर हम हर अच्छी आवाज वाले या सीधे साधे इंसान को डार्क साइकोलॉजी का हिस्सा मान लेंगे तो ये तो मानसिक रूप से बहुत थका देने वाला हो जाएगा। क्या असली मासूमियत और दिखावे में फर्क करना मुमकिन है? ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है, और ये स्पष्ट करना भी बहुत जरूरी है कि दुनिया में वाकई बहुत से लोग स्वभाव से शांत और सच में मासूम होते हैं। हर मुस्कुराता हुआ व्यक्ति हेरफेर नहीं कर रहा होता। राहत की बात है। लेकिन असली मुद्दा हर किसी पर शक करने का नहीं है, बल्कि अपनी सतर्कता को बनाए रखने का है। द नेचुरल का सबसे बड़ा फायदा ये नहीं है कि वो बहुत चालाक होते हैं, बल्कि ये है कि लोग उन्हें देखकर अपनी क्रिटिकल थिंकिंग यानी तार्किक सोच की दीवार पूरी तरह से गिरा देते हैं। अच्छा। जब कोई ये मान लेता है कि सामने वाला इंसान कुछ गलत कर ही नहीं सकता, तब हेरफेर का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। द नेचुरल जानबूझकर इसी अंधे विश्वास का फायदा उठाते हैं। वो बहुत ही शांति से इंसान के महत्वपूर्ण फैसलों को प्रभावित करने लगते हैं और किसी को भनक तक नहीं लगती। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि किसी ने अपने घर का दरवाजा खुद ही पूरा खोल दिया हो, ये सोचकर कि बाहर सिर्फ ठंडी हवा है, और उस हवा के साथ घर के अंदर क्या क्या आ गया इसका पता ही नहीं चला। बिल्कुल सटीक बात कही आपने। हम उनके बाहरी सादगी को उनके चरित्र का सर्टिफिकेट मान लेते हैं। सच कहूं तो इस हिस्से को एक गहराई से समझने के बाद मुझे खुद अपने आसपास के कई शांत दिखने वाले परिचितों के व्यवहार को एनालाइज करने की जरूरत महसूस हो रही है। बिना सोचे समझे अंधा विश्वास करना वाकई सुरक्षित नहीं है। सही कहा। और अगर हम इसे थोड़े और बड़े नजरिए से देखें तो अभी तक हमने जिन दो व्यक्तित्वों की बात की, द कॉकवेट और द नेचुरल, ये दोनों ही कहीं ना कहीं एक पैसिव या निष्क्रिय तरीका अपनाते हैं। द कॉकेट गायब होकर उलझन पैदा करता है और द नेचुरल चुप रहकर अपनी जगह बनाता है। लेकिन अब जो तीसरा व्यक्तित्व है वो इन दोनों से बिल्कुल अलग है। वो एक एक्टिव या सक्रिय तरीका अपनाता है और सीधे लोगों की कमजोरियों और उनकी भावनाओं में सेंध लगाता है। और उस तीसरे व्यक्तित्व का नाम है द चार्मर। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि ये सबसे ज्यादा देखा जाने वाला
लेकिन सबसे कम पहचाना जाने वाला खतरा है। ये लोग सामाजिक रूप से बहुत ज्यादा कुशल होते हैं। महफिल की जान होते हैं ये। बिल्कुल। जब ये किसी से बात करते हैं तो इनका पूरा ध्यान उसी इंसान पर होता है। ये दूसरों की बातों को इतनी गहराई से सुनते हैं और उन्हें इस कदर वैलिडेशन देते हैं कि सामने वाले को लगता है जैसे दुनिया में उससे ज्यादा समझदार इंसान कोई है ही नहीं। वैलिडेशन एक बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक मनोवैज्ञानिक हथियार है, खासकर आज की इस सोशल मीडिया वाली दुनिया में। इंसान बुनियादी तौर पर एक सामाजिक प्राणी है। हाँ। और हर इंसान के अवचेतन मन में ये गहरी भूख होती है कि कोई उसे सुने, उसकी अहमियत समझे और उसे ये बताए कि वो सही है। द चार्मर मनोविज्ञान की इसी गहरी इंसानी कमजोरी को बहुत सटीक तरीके से पकड़ता है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर कोई लगातार किसी की अहमियत बढ़ा रहा है, उसके फैसलों की तारीफ कर रहा है, तो हमारी फितरत के अनुसार कोई भी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से उसके करीब चला ही जाएगा। बिल्कुल, हम अच्छा महसूस करना चाहते हैं, है ना? मुझे तो ये उस चालाक सेल्समैन की तरह लगता है जो स्टोर में आते ही आपको यकीन दिला देता है कि आप पर वो शर्ट बहुत अच्छी लग रही है और इंसान बिना सोचे समझे उसे खरीद लेता है। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि कीमत पैसों की नहीं बल्कि भावनाओं की चुकाई जा रही है। वो सेल्समैन वाली एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि द चार्मर असल में कोई प्रोडक्ट नहीं बल्कि आपको आपकी ही एक बेहतर छवि बेच रहा होता है। सतह पर यह सब बहुत ही सकारात्मक लगता है। और ये भी सच है कि हमेशा ऐसा जुड़ाव नकली नहीं होता, कुछ लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है। लेकिन डार्क साइकोलॉजी के अनुसार ये चार्म या आकर्षण एक बहुत ही सोची समझी रणनीति होती है। द चार्मर का इकलौता लक्ष्य होता है सामने वाले इंसान का पूरा और बिना शर्त भरोसा जीतना। वो तारीफों का पुल इसलिए बांधते हैं ताकि इंसान भावनात्मक रूप से उन पर निर्भर हो जाए। तो ये लगातार दी जाने वाली तारीफें असल में उनके लिए एक तरह का निवेश है। मतलब वो भविष्य में अपना काम निकलवाने के लिए आज वैलिडेशन का बैंक बैलेंस बढ़ा रहे होते हैं। एकदम सही। और ये सबसे खतरनाक स्थिति इसलिए बन जाती है क्योंकि इंसान को इस प्रशंसा की एक तरह की लत पड़ जाती है। जब कोई लगातार ये महसूस कराता है कि आप कितने महान हैं, तो आपके दिमाग का वो हिस्सा जो आलोचनात्मक तरीके से सोचता है, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो सुस्त पड़ जाता है। इंसान उस चार्मर की किसी भी गलत बात में गलती निकाल ही नहीं पाता। अवचेतन मन ये मानने लगता है कि जो इंसान मेरी इतनी कद्र करता है, वो कभी मेरे खिलाफ साजिश कैसे कर सकता है। बाप रे, ये तो बहुत ही डरावना सच है। मतलब द चार्मर इंसान की आंखों पर एक ऐसा खूबसूरत चश्मा पहना देता है जिससे सिर्फ वही दुनिया दिखाई देती है जो वो दिखाना चाहता है, और वो भी इतने मीठे तरीके से कि इंसान को कभी एहसास ही नहीं होता कि उसे पूरी तरह से नियंत्रित किया जा रहा है। उसे वो कैद एक बहुत ही प्यारे रिश्ते जैसी लगती है। और अगर ध्यान से देखा जाए तो यही इन तीनों की सबसे बड़ी समानता है, चाहे वो द कोकेट की रहस्यमयी दूरी हो, द नेचुरल की मासूमियत हो, या द चार्मर की झूठी प्रशंसा हो। ये सभी सीधे इंसान की भावनाओं को अपना निशाना बनाते हैं, तर्कों को नहीं। और मनोविज्ञान का ये नियम है कि जहां भावनाएं तर्कों पर हावी हो जाती हैं, वहां इंसान का किसी के नियंत्रण में आना बहुत आसान हो जाता है। तो इस सब का मतलब क्या है? अगर हम आज की इस पूरी चर्चा और विश्लेषण को एक धागे में पिरोएं, तो हमने देखा कि मनोवैज्ञानिक खतरे सायरन बजाकर नहीं आते, वो आम चेहरों के पीछे छिपे होते हैं। हमने द कोकेट को डिकोड किया, जो हॉट एंड कोल्ड व्यवहार से हमें उलझन में डालता है। बिल्कुल। फिर हमने द नेचुरल के हेलो इफेक्ट को समझा, जो अपनी सादगी से हमारी सतर्कता की दीवार गिरा देता है। और अंत में हमने द चार्मर के उस मीठे जाल को देखा, जो वैलिडेशन की भूख का फायदा उठाकर हमारी सोचने समझने की आजादी छीन लेता है। इन सभी जटिल पैटर्न्स को समझने के बाद रिसर्च जो सबसे बड़ा निष्कर्ष सामने रखती है, वो ये है कि जागरूकता ही हमारा सबसे मजबूत हथियार है। जब इंसान इन तरीकों को पहचानना सीख जाता है, तो इनका असर खुद ब खुद कम होने लगता है। हाँ। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि समाज में हर किसी को शक की नजर से देखा जाए। संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। किसी को बिना सोचे समझे जज नहीं करना चाहिए, लेकिन साथ ही आंख बंद करके भरोसा भी नहीं करना चाहिए। लोगों के शब्दों से ज्यादा उनके व्यवहार के पैटर्न्स को देखना जरूरी है। सही कहा। लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में मेरे दिमाग में एक बहुत ही अजीब और सच कहूं तो थोड़ा असहज करने वाला विचार आ रहा है। अच्छा, वो क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे शायद हमने अब तक गौर नहीं किया। अगर मनोविज्ञान के ये तरीके, दूरी बनाना, मासूम दिखना या हद से ज्यादा तारीफ करना, इतने ही असरदार हैं,
तो क्या ये मुमकिन है कि हम जैसे आम लोग भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अनजाने में ही सही अपनी बात मनवाने के लिए इन्हीं डार्क साइकोलॉजी की तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हों? मतलब क्या हम भी कभी-कभी हॉट एंड कोल्ड व्यवहार नहीं करते जब हम किसी से नाराज होते हैं और चाहते हैं कि वो हमें मनाए? वाह, ये तो एक बहुत ही शानदार और सोचने पे मजबूर कर देने वाला बिंदु है। अक्सर हम डार्क साइकोलॉजी को ना एक ऐसी चीज मान लेते हैं जो सिर्फ बुरे लोग करते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इंसानी दिमाग का विकास ही अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हुआ है। ये पूरी तरह से संभव है कि किसी रिश्ते में अपना पल्ला भारी रखने के लिए आम इंसान भी अनजाने में इन पैटर्न्स को दोहराते हों। ये सिर्फ दूसरों को पहचानने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद के अंदर झांकने का भी एक बहुत बड़ा विषय है। भीतर वो समझ विकसित करनी होगी, हमें खुद अपना रडार बनना होगा। तो अगली बार जब कोई अचानक बहुत पास आकर एकदम से दूरी बना ले, बहुत मासूम दिखने की कोशिश करे या उस सेल्समैन की तरह सिर्फ वही बातें कहें जो कानों को अच्छी लगती हैं, तो एक पल के लिए रुककर, एक कदम पीछे हटकर उस व्यवहार के पीछे छिपे असली तंत्र को समझने की कोशिश करना बहुत जरूरी है। आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही।